नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जून 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐसे डिसीजन के लिए वोट किया जिसने ना सिर्फ उनके अपने देश बल्कि पूरे यूरोप के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ब्रेक्सिट, एक ऐसी टर्म जो प्रोमिसेस, होप्स और सोवर्निटी के साथ जुड़ी थी। एक ऐसा डिसीजन जो यूरोप के साथ ट्रेड और रिलेशंस को रीडिफाइन करने के लिए लिया गया था। लेकिन 7 सालों के बाद जो प्रोमिसेस दिए गए थे उनका सच में क्या हुआ? एक सोवरन और प्रोस्परस ब्रिटेन का सपना क्या सच हो पाया, या ब्रेक्सिट सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के रूप में बनकर रह गया? आइए इस वीडियो में ब्रेक्सिट के इंपैक्ट को एनालाइज करते हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप, ट्रेड चैलेंजेस और इमिग्रेशन क्राइसिस के एंगल से, और देखते हैं कि क्या यूके अपने नए फ्यूचर के सपने को अचीव कर पाया है या नहीं कर पाया है। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेक्सिट की। जून 2016 यूनाइटेड किंगडम ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया जिससे उसके फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 52% वोटर्स ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला कर लिया था। उन्हें सोवर्निटी, प्रोस्पेरिटी और इमिग्रेशन पर बेटर कंट्रोल के वादे समझाए गए थे। लेकिन कुछ सालों के बाद रियलिटी उन प्रोमिसेस से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स साबित हुई। सवाल यह है कि आज के जमाने में इस ग्रैंड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को कैसे अनफोल्ड किया गया था। वो बोल्ड प्रोमिसेस जो इकोनॉमिक फ्रीडम के दिए गए थे, क्या वो सच हो पाए? क्या ब्रिटेन ने सच में टेक बैक कंट्रोल अपनी इकोनॉमी के ऊपर हासिल कर लिया? और सबसे जरूरी बात, इन पॉलिटिकल ड्रीम्स के लिए आम लोगों ने क्या प्राइस चुकाया? इस वीडियो में इन सब चीजों को मैं एक्सप्लोर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस पर भी बात करेंगे कि ब्रेक्सिट ने कैसे यूके को बदलने का काम किया, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। तो दोस्तों, 2017 में जो ब्रेक्सिट के सपोर्टर्स थे अपने ट्रेडिंग फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। आप पीछे एक ट्वीट भी देख सकते हैं। ये ट्वीट है तब के यूके के इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी लायम फोक्स का, जिन्होंने कॉन्फिडेंटली इस ट्वीट के अंदर कहा था कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील सिक्योर करना ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इजीएस्ट डील साबित होगी। उनका मानना था कि ट्रेड बैरियर्स बिल्कुल नहीं रहेंगे और नए ग्लोबल मार्केट ब्रिटिश गुड्स के लिए ईगरली अपने दरवाजे खोल देंगे। साथ ही यूरोप के साथ ट्रेड भी स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन जल्द ही ये रियलिटी जो थी ये सही साबित नहीं हुई। 2018 के मुकाबले 2021 में ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट्स लगभग 20 बिलियन पाउंड से ज्यादा गिर गए, यानी कि मात्र 3 सालों के अंदर 20 बिलियन पाउंड का एक्सपोर्ट में घाटा यूरोप को उठाना पड़ा। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस नए रेगुलेशंस और पेपर वर्क के सडन इंक्रीज से स्ट्रगल करने लगे, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद अब यूरोप के साथ डायरेक्ट ट्रेड करना इतना इजी नहीं रहा। बहुत सारा पेपर वर्क जो था वो बढ़ गया। एक एग्जांपल के लिए, ब्रेक्सिट से पहले अगर यूके का कोई भी चीज मेकर चीज को फ्रांस एक्सपोर्ट करता था तो उसे सिर्फ 1 दिन लगता था और कोई ज्यादा पेपर वर्क साइन नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब हर शिपमेंट के लिए 10 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और साथ में ही पेपर वर्क की फीस भी एडिशनल ऐड हो जाती है, जो 180 पाउंड से भी ज्यादा है। ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और छोटे बिजनेसेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा अनबियरेबल भी है। सबसे कंट्रोवर्शियल पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड इशू जो था वो नदर्न आयरलैंड बॉर्डर का रहा। लीव कैंपेनर्स, यानी कि वो जो ब्रेक्सिट को सपोर्ट करते थे, उनका कहना था कि आयरलैंड के आइलैंड पर कोई भी हार्ड बॉर्डर एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, यानी कि यूके और आयरलैंड के बीच में कोई हार्ड बॉर्डर नहीं होगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट को छोड़ने के बाद एक ओपन बॉर्डर को मेंटेन करना एक इंपॉसिबल पजल था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अब एक ओपन मार्केट है पर ब्रिटेन जो है वो उसका हिस्सा नहीं है। सरप्राइजिंगली इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के रूप में। इसके तहत एक कस्टम बॉर्डर एस्टेब्लिश की गई इस आयरिश सी के अंदर, जहां से ब्रिटेन से आने जाने वाला सामान, आयरलैंड से आने जाने वाला सामान, यानी कि दोनों कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करेंगे तो उन गुड्स को वहां पर चेक करना जरूरी था। ये वही चीज थी जो बोरिस जॉनसन, यानी कि यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर, ने प्रॉमिस किया था कि कभी भी नहीं होगा, बट ये हो गया। और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो इनिशियली ब्रेक्सिट को सपोर्ट करती थी, वो भी इस सिचुएशन का सामना करने से अब डर रही थी। तो ये रेगुलेटरी डिवाइड एस्टेब्लिश हुआ नदर्न आयरलैंड और यूके के बाकी हिस्सों के बीच में इस कस्टम बॉर्डर के चलते। ब्रेक्सिट के पहले लंदन सिटी यूरोप का चीफ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी हुआ करता था। पूरी दुनिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ी अगर कोई सिटी थी तो वो न्यूयॉर्क थी, और दूसरे नंबर पर लंदन आया करता था। यूरोप की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सेंटर जो था वो लंदन ही हुआ करता था। और लीव कैंपेनर्स, यानी कि ब्रेक्सिट के सपोर्टर्स का यह कहना था कि यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज के रिस्ट्रिक्शन से फ्री होने के बाद लंदन और भी ज्यादा फाइनेंशियली ग्रो करेगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली।
2021 तक एम्स्टर्डम ने लंदन को यूरोप के लार्जेस्ट शेयर ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर ओवरटेक कर दिया। साथ ही मेजर बैंक्स ने 1.3 ट्रिलियन यूरो से ज्यादा के एसेट्स जो थे वो यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे कि फ्रैंकफर्ट और पेरिस में शिफ्ट कर दिए। यानी कि लंदन को कुछ नई चीज मिलने के बजाय जो पहले से ही चीजें लंदन के पास मौजूद थी वो और भी कंट्रीज या दूसरी सिटीज के अंदर शिफ्ट हो गई। आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर क्लियरली दिखाया गया है कि लंदन का लॉस हुआ और एम्स्टर्डम इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हासिल कर पाया। सैडली इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित नहीं रहे थे। ब्रिटिश फाइनेंशियल फर्म्स अपने पासपोर्टिंग राइट्स भी खो बैठी थी, जिसका मतलब कि अब वो लंदन से यूरोपियन यूनियन के क्लाइंट्स को सर्व नहीं कर सकते थे। रिजल्ट 440 से ज्यादा फाइनेंशियल फर्म्स ने अपना कुछ या सारा का सारा ऑपरेशन, अपने एम्प्लॉइज, अपने एसेट्स जो थे वो लंदन से रिलोकेट करने, यूरोपियन यूनियन के अंदर रिलोकेट करने शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन ने अकेले ही 200 बिलियन डॉलर के एसेट्स जो थे वो लंदन से फ्रैंकफर्ट शिफ्ट किए। जो प्रोमिसेस एक डीरेगुलेटेड फाइनेंशियल पैराडाइज के लिए दिए गए थे वो क्रम्बल हो गए और लंदन सिटी अपने लार्जेस्ट मार्केट से कट ऑफ हो गया। इसके साथ साथ इमिग्रेशन भी एक ऐसी डोमेन थी जो ब्रेक्सिट के बाद काफी ज्यादा सफर हुई। एक एग्जांपल के लिए उस समय की प्रीति पटेल, जो एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट थी, यूके की, नाम है प्रीति पटेल, उन्होंने एक नई इंटेलिजेंस बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम का अनाउंसमेंट करते हुए यह कहा था कि यह ओवरऑल सिस्टम को बदल देगा और यूके के अंदर सिर्फ ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट लोगों का स्वागत होगा और ओवरऑल नंबर रिड्यूस कर दिए जाएंगे। यह सिस्टम यूरोप के साथ फ्री मूवमेंट को अबॉलिश करने और ब्रिटेन को अपने बॉर्डर्स पर फुल कंट्रोल देने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड निकले। हमेशा ऐसा ही होता है, किसी भी नई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं। यूरोप के साथ फ्री मूवमेंट एंड करने से मेजर इंडस्ट्रीज में क्रिटिकल वर्कर शॉर्टेजेस होना शुरू हो गई। ब्रिटिश फार्म्स पर क्रॉप्स खत्म हो गई क्योंकि फॉरेन सीजनल वर्कर अब अवेलेबल ही नहीं थे। इसके साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी काफी इंपैक्ट हुई क्योंकि यूरोपियन वर्कर्स जो पहले यूके में काम किया करते थे उनकी जगह भरने के लिए अब एम्प्लॉइज ही नहीं मिल रहे थे। केयर होम्स भी सिवियरली अंडरस्टाफ्ड हो गए। अनफॉर्चुनेटली नए सिस्टम के हाई कॉस्ट का बोझ एम्प्लॉइज और बिजनेसेस दोनों को उठाना पड़ा। जो छोटी कंपनीज पहले सस्ते यूरोपियन यूनियन के वर्कर्स पर डिपेंड हुआ करती थी, अब उन्हें स्पॉन्सरशिप का सहारा लेना पड़ रहा है जो कि काफी महंगा होता है। साथ ही ब्रिटिश यूथ ने अपना वो हक खो दिया जो पहले उन्हें मिलता था, 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में फ्रीली रहने का, फ्रीली पढ़ने का और काम करने का। पहले के जनरेशन जो इस बेनिफिट को उठा चुके थे, अब नए यूथ उस बेनिफिट को नहीं हासिल कर पा रही है। जैसे जैसे वक्त बीता, ब्रेक्सिट के हार्डशिप का असर ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज पर भी देखने को मिला। पहले यूके की यूनिवर्सिटीज रिसर्च के फील्ड में मेजर प्लेयर हुआ करती थी, जहां यूरोपियन यूनियन से एनुअली 1.5 बिलियन पाउंड का फंडिंग भी मिलता था। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद यूनिवर्सिटीज अपने रिसर्च नेटवर्क का एक्सेस भी खो बैठी। इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा और यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स का ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट 2021 तक 50% गिर गया। रिसर्च पर असर इतना सीवियर था कि रिसर्चर्स अपने ग्रांट्स और एक्सपर्टीज के साथ यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस में शिफ्ट होने लगे। सिर्फ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ब्रेक्सिट के पहले 3 सालों में 184 यूरोपियन रिसर्चर्स को खो दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीव कैंपेनर्स यानी कि ब्रेक्सिट के सपोर्टर्स ने यह प्रॉमिस किया था कि ब्रेक्सिट से लिविंग कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, यानी कि ब्रेक्सिट के बाद यूके के अंदर रहना थोड़ा सस्ता हो जाएगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन के रेड टेप को खत्म करके ब्रिटेन को टैरिफ ड्रॉप करने का मौका मिलेगा। यूके के इकोनॉमिक सेक्रेटरी माइकल गोव ने यह क्लेम भी किया था कि यूके के अंदर फूड प्राइसेस गिरेंगी, लेकिन शॉपर्स ने जल्द ही एक अलग ही रियलिटी का सामना किया। नए क्वोटास की वजह से इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट जो थी वो बढ़ गई, फ्रेश फूड प्राइसेस भी बढ़ गए क्योंकि एडिशनल चेक्स के कारण पेरिशेबल गुड्स डिले होने लगे। 2023 के खत्म होने से पहले ही ब्रेक्सिट ने एवरेज हाउस होल्ड के एनुअल फूड बिल में 210 पाउंड का बोझ डालना शुरू कर चुका था। इसके साथ ही सुपरमार्केट शेल्फ भी खाली रहने लगे क्योंकि सप्लाई चेन्स नए ब्यूरोक्रेसी के रूल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे थे। ब्रेक्सिट सपोर्टर्स ने जो फ्रीडम फ्रॉम यूरोपियन यूनियन ब्यूरोक्रेसी का वादा किया था और एक इकोनॉमिक रेनेसांस लाने का सपना दिखाया था, वो अब एक बड़े मजाक के रूप में बन चुका था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ब्रिटेन रेड टेप को काटेगा और हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा, लेकिन रियलिटी क्या हुई? यूके की कंपनीज को और ज्यादा पेपर वर्क का सामना करना पड़ रहा है, कम पेपर वर्क नहीं हो पाया है। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर को अब यूके और यूरोपियन मार्केट के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही ट्रेड कर्ब्स का असर सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म्स पर भी पड़ा, जिनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यूरोप में ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज अब नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल मार्केट इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। यूके अब नए मेडिसिन के लिए अलग अप्रूवल प्रोसेस की डिमांड करता है, जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट तक पहुंचना जो है, जो नई मेडिसिन डेवलप होती है वो यूके तक पहुंचने में डिले हो रही है। कई फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो यूरोपियन यूनियन के अप्रूवल को यूके के रजिस्ट्रेशन के ऊपर प्रायोरिटाइज कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन की आबादी ज्यादा है तो उन दवाइयों की खपत यूरोपियन यूनियन में ज्यादा होगी, ना कि यूके में। तो हर कंपनी किसका अप्रूवल लेना पसंद करेगी? यूरोपियन यूनियन का अप्रूवल लेना पसंद करेगी, जिसके चलते ब्रिटेन के अंदर ड्रग्स की कमी होती जा रही है, या फिर ब्रिटेन के लोगों को ड्रग्स के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन एग्जिट के बाद एडवोकेट्स ने यह उम्मीद की थी कि ब्रिटेन ग्लोबल रीच के साथ एक नए एरा में ब्लॉसम करेगा। एक रेनेसों का वादा किया गया था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ब्रिटेन की डिप्लोमेसी और इन्फ्लुएंस अब काफी कम हो चुका है, और बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप और बाइडेन और चाइना के साथ कई और लीडर्स ने यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज करना प्रेफर किया। जो एंटीसिपेटेड यूएस यूके ट्रेड डील थी वो कभी हो ही नहीं पाई। अमेरिका ने ब्रिटिश अमेरिकन ट्रेड रिलेशंस के बजाय यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिलेशंस को सुधारने पर ज्यादा फोकस किया। वही सेम रीजन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की मार्केट ज्यादा बड़ी है, वहां पर ज्यादा कंज्यूमर्स अवेलेबल है। सबसे बुरी बात यह है कि जो नए ट्रेड डील्स ब्रिटेन ने सिक्योर किए, चाहे वो जापान के साथ हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, वो ब्रिटेन की जीडीपी के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील जो यूके ने साइन की है वो 15 सालों के अंदर ब्रिटेन की जीडीपी में सिर्फ 0.07% ऐड करेगी। ये कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। 2024 तक यूके और नदर्न आयरलैंड को यह समझ आ गया कि क्लोजर कोऑपरेशन की ज्यादा जरूरत है, तो इसके बाद विंडसर फ्रेमवर्क बनाया गया था ताकि नॉर्दर्न आयरलैंड के ट्रेड इशू को थोड़ा ईज किया जा सके। लेकिन टेंशंस अभी भी बनी हुई हैं, ये रिमूव नहीं हो पाई हैं। ब्रिटेन के फाइनेंशियल सर्विसेज को अभी तक यूरोपियन यूनियन मार्केट का फुल एक्सेस नहीं मिला है। साइंटिस्ट रिड्यूस्ड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्मॉल बिजनेसेस को रेगुलेटरी बर्डन का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेक्सिट ने प्रोमिस किए थे कि सोवरेनिटी बिना इकोनॉमिक कॉस्ट के आपको प्रोवाइड की जाएगी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बिना यूरोप टाइज के आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और रिड्यूस्ड इमिग्रेशन के साथ लेबर शॉर्टेजेस को फिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब डिलीवर करना इंपॉसिबल साबित हुआ। इसके बजाय ब्रिटेन को अपने लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के साथ एक नए रिलेशनशिप के लिए निगोशिएट करना पड़ा, और वो भी एक रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस की पोजीशन के साथ। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी एक ब्राइट फ्यूचर का वादा किया गया था यूरोपियन यूनियन के रूल्स के बाहर। लेकिन रियलिटी में ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जैसे निसान और बीएमडब्ल्यू ने डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स की वार्निंग दी। नंबर साफ पिक्चर दिखाता है, यूके में कार प्रोडक्शन जो है वो अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। आप पीछे चार्ट में देख भी सकते हैं। 1956 के बाद पहली बार यूके के अंदर कार प्रोडक्शन इतना ज्यादा रुका है, और कार सेल्स भी उतनी ही ज्यादा कम हुई हैं। सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर जो यूके की एक सोसाइटी है, उसने रिपोर्ट किया है कि ब्रेक्सिट की वजह से ऑटो इंडस्ट्री को $800 मिलियन की ट्रेड का लॉस हुआ है सिर्फ 2021 तक, और अगले 3 सालों का तो डाटा अभी हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोटे बिजनेसेस, छोटे मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ा, क्योंकि उनमें से कई नए कस्टम रिक्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए स्पेशलिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जब पूरा फोकस गुड्स की ट्रेड पर था, तब ब्रिटेन के मैसिव सर्विसेज सेक्टर जो इकोनॉमी में 80% कंट्रीब्यूट करता है, उसने यूरोपियन यूनियन की मार्केट्स के वाइटल एक्सेस को लूज कर दिया। इसका मतलब यह था कि अब यूके की आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसिंग फर्म जो थी वो यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट्स के लिए बिड नहीं कर सकती थी, उनमें शामिल नहीं हो सकती थी। कंसल्टिंग कंपनीज की क्वालिफिकेशन अब वैलिड नहीं रही यूरोप के अंदर। डांसर्स और म्यूजिशियंस थे, वो भी यूरोप में टूरिंग करना अब बहुत ज्यादा उनके लिए भी मुश्किल हो गया। इसका इंपैक्ट हर सेक्टर तक पहुंचा। ब्रिटिश एयरलाइंस ने यूरोपियन सिटीज के बीच में फ्लाई करने के राइट्स खो दिए। यूके टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स को यूरोपियन यूनियन में ब्रॉडकास्ट करने के लिए इंडिविजुअल परमिट लेना पड़ा। लीगल फर्म्स को अपने यूरोपियन ऑपरेशंस के लिए स्क्रैम्बल करना पड़ा। यह डेवलपमेंट चाहे एम्प्टी सुपरमार्केट शेल्फ जैसे हेडलाइंस नहीं बनाई, लेकिन इनका इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा प्रोफाउंड यूके की इकोनॉमी पर पड़ा। सच यह है कि ब्रेक्सिट सिर्फ ब्रिटेन की इकोनॉमी को ही नहीं बदल रहा है, बल्कि उसकी सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जो यंग लोगों ने ब्रेक्सिट के अगेंस्ट वोट किए थे, उन्होंने अपने आपको बिट्रेड फील किया, क्योंकि उनका यूरोप में रहना और काम करने का राइट अब चला गया। ओल्डर जनरेशन जो एजुकेशन और रिसर्च प्रिविलेजेस का मजा ले चुकी थी, उन्होंने देखा कि अब उनके बच्चों को वही अपॉर्चुनिटीज डिनाई कर दी गई हैं जो उन्होंने पहले एंजॉय की थी। दूसरी तरफ ओल्डर वोटर्स जो लार्जली ब्रेक्सिट को सपोर्ट करते थे, उन्होंने देखा कि जो बेनिफिट्स उन्हें प्रॉमिस किए गए थे वो उन्हें कभी भी मटेरियलाइज नहीं मिल पाए। ब्रेक्सिट ने मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में कुछ जरूरी लेसन हमको दिए, जैसे सोशल मीडिया के इको चैम्बर्स जो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रमोट करते हैं, रियलिटी से वो बहुत ही अलग होते हैं। इनका सामना करते हुए सरकारों को सावधान रहना चाहिए। और बुरा यह था कि इस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप का सिंपल स्लोगन में रिड्यूस कर दिया गया था और ब्रिटेन को झूठे वादे दिखाए गए थे। तो दोस्तों,
अब चैलेंज ये है कि पुरानी मिस्टेक से सीखकर यूके क्या नई पार्टनरशिप बना सकता है, जो स्लोगन्स पहले दिए गए थे क्या उनसे आगे बढ़कर कुछ रियलिटिक असेसमेंट ब्रिटेन कर सकता है जो कि कॉस्ट एंड बेनिफिट के ऊपर बेस्ड हो। तो क्या ब्रिटेन अभी भी ग्रेट है या फिर इतने सारे क्राइसिस के बाद अब ब्रिटेन की ग्रेटनेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।